हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। अब हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसका मीनिंग क्या होता है, चलिए इसके समझने के लिए हमने कंसीडर किया मास m1, जो इसके डेफिनेशन में बताया गया है कि जीएफ मीन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए पॉइंट मास। जो यहाँ पर डेफिनेशन में हम जिस पॉइंट मास की बात कर रहे हैं वो है m1। हमने वो पॉइंट मास कंसीडर कर लिया और इसके चारों तरफ हमने और भी बहुत सारे मासेस कंसीडर किए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया मास m2, यहाँ पर हमने कंसीडर किया मास m3, यहाँ पर हमने कंसीडर किया मास m4, इसी तरह यहाँ पर हमने ले लिया मास m5, यहाँ पर m6। ये तो हमने यहाँ पर 6 ही मास कंसीडर किए हैं। हम यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस कंसीडर कर सकते हैं, या फिर बोल दो कि यहाँ पे n नंबर ऑफ पॉइंट मासेस प्रेजेंट है इस m1 के चारों तरफ। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पर जो ये m2 मास है वो m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। इसी तरह से m3 मास m3 भी m1 को अपनी तरफ खींचेगा, m4 भी m1 को अपनी तरफ खींचेगा, और इसी तरह से m5 और m6 भी m1 को अपनी तरफ खींचेंगे। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर n की बजाय सिर्फ 6 मासेस कंसीडर कर रहे हैं तो उस टाइम पे m1 पर टोटल फोर्स कितना लग गया, 6 फोर्स लग गई। तो इस पॉइंट मास पर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, उन 6 के 6 फोर्सेस का सम हो जाएगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए पॉइंट मास m1 ड्यू टू नंबर ऑफ अदर पॉइंट मासेस, जो नंबर ऑफ अदर पॉइंट मासेस है उनकी वजह से अराउंड इट, जो पॉइंट मासेस इसके चारों तरफ है, इट इज द वेक्टर सम ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यह क्या है, वेक्टर सम है किसका, फोर्सेस का, एक्टिंग ऑन द पॉइंट मास। इस पॉइंट मास पर एक्ट करने वाले डिफरेंट फोर्सेस का वेक्टर सम है। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, मान लिया कि जो m2 मास है वो m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू मास m2 की वजह से। तो यहाँ पर क्या फोर्स होगा, फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू मास m2, और वेक्टर सम है तो यहाँ पर हम वेक्टर ले लेंगे। वेक्टर का मीनिंग क्या है कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है, वो मैग्नीट्यूड भी हमारे लिए मायने रखता है, और कौन सी डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन भी हमारे लिए मायने रखती है। तो यहाँ पर उसके लिए हमने वेक्टर सिंबल लगा दे। यहाँ पर क्या आएगा, g m1, दूसरा मास कौन सा है m2, और डिवाइड बाई r स्क्वायर r कैप। r कैप क्या है, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन, ये हो गई इन दोनों के बीच की डायरेक्शन r12 कैप। अब यहाँ पे भी 1 2 लिखेंगे और यहाँ पर भी हमने 1 2 लिखेंगे। काफी सारे बुक्स में यहाँ पर 2 1 लिखा मिलेगा, तो यहाँ पर भी 2 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं 1 2 ही है। r12 क्या है, यूनिट वेक्टर है जो कौन सी डायरेक्शन में है, फोर्स की डायरेक्शन में। फोर्स की डायरेक्शन भी यही है, फोर्स की डायरेक्शन भी यहाँ पर F12 यही है, और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। ये तो हो गया इस पर F12। ये जो m2 मास है वो m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरह से हम किसका निकालेंगे, फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू m3। ये जो m3 है ये भी इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो उस टाइम पे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, g m1 m3 डिवाइड बाई r13 का स्क्वायर r13 कैप। ये हो गया फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू मास m3। इसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू m4। यहाँ पर ये था F13, और इसी तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे F14। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, g m1 m4 डिवाइड बाई r स्क्वायर 14 और r कैप 14। जिस तरह हमने यहाँ पे
सेकंड मास के लिए निकाला, थर्ड मास के लिए निकाला और फोर्थ मास के लिए निकाला। इसी तरह से हम यहाँ पे इसके चारों तरफ जितने भी मासेस है उन सभी मासेस की वजह से इस M1 पर जितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, उन सबको ऐड कर देंगे, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में क्या है, वेक्टर सम है ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल फोर्सेज, उन सभी फोर्सेज का जो इस M1 मास पर लग रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर हम टोटल फोर्स निकालेंगे। टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, इन सभी ग्रेविटेशनल फोर्सेस का वेक्टर सम। वेक्टर सम मतलब वेक्टर, तो ये हो जाएगा F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15 प्लस F16। इस तरह से जितने भी मासेस हो उन सभी मासेस की वजह से जो M1 पर फोर्स लग रहा है हम उनका क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और इस तरह से हमें मिलता है यहाँ पे टोटल फोर्स इस पॉइंट मास M1 के ऊपर। इसके बाद जस्ट यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है, M1 M2 डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर R12 कैप प्लस G M1 M3 R13 का स्क्वायर R13 कैप प्लस सो ऑन। ये निकल गया टोटल फोर्स। तो मैं सुपर पोजिशन का मतलब क्या होता है, सुपर पोजिशन का मतलब किसी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पर जब बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट मिलकर फोर्स लगाते हैं तो उस पॉइंट ऑब्जेक्ट पर टोटल फोर्स कितना होगा उन सभी का सम हो जाएगा। वहां पर हम सम निकाल देंगे तो वो निकल गया सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक है डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर लॉ। केपलर लॉ का यूज करके हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकालनी है। अब इसके लिए हम कंसीडर करेंगे हमारे पास सन है और उसका मास कितना है m। ये हो गया सन जिसका मास है m और इसके अराउंड में जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है। सन के अराउंड में यहाँ पर जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है और अर्थ का मास कितना है स्मॉल m। और यहाँ पर एक चीज की हमने एजम्पशन मानी है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड में सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है। केपलर ने ये बोला था कि जो प्लेनेट होते हैं वो सन के अराउंड में इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, बट यहाँ पर हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए हम मान लेंगे कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड में सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगी। अब यहाँ पे रिवॉल्व कर रही है, अब कोई भी चीज है वो सर्कल में रिवॉल्व करेगी तो यहाँ पर जो सन है इस अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है यही फोर्स क्या प्रोवाइड करता है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो ये अर्थ है वो मूव करती रहेगी। इन दोनों के बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है और इस ग्रेविटेशनल फोर्स ने अर्थ के ऊपर क्या लगा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो वर्ड है सेंट्रीपिटल, सेंट्री का मतलब होता है सेंटर की तरफ, पिटल का मतलब सीकिंग, सेंटर सीकिंग फोर्स, जिसकी डायरेक्शन कहां पर होगी, अर्थ इसकी सन के सेंटर की तरफ होगी, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले द सेंट्रीपिटल फोर्स, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ अर्थ, और जो अर्थ की वेलोसिटी है वो कितनी है, स्मॉल v, तो v स्क्वायर डिवाइड बाई r। r ये डिस्टेंस है, सन के सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर तक की डिस्टेंस होगी r। इसको हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें यहाँ पे स्पीड की वैल्यू नहीं पता तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निकालनी पड़ेगी। अब हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। यहां से स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया, डिस्टेंस बाई टाइम। जो अर्थ रिवॉल्व करेगी उस टाइम पे यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 पाई r। इसकी सरकमफ्रेंस होती है डिस्टेंस तो, और टाइम हमने कितना मान लिया, t टाइम में वो अपना सर्कल कंप्लीट करती है। टाइम को हमने यहाँ पे t ही कंसीडर किया। तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा, m डिवाइड बाई r।
v का स्क्वायर है। जब इस पूरी टर्म का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे रेडियस r मान रहे तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस के अंदर भी कितना आएगा, r कैपिटल ही आएगा, तो r स्क्वायर डिवाइड बाई t स्क्वायर। तो यहाँ पे एक r से r कैंसिल, तो कितना आया 4 पाई स्क्वायर m r डिवाइड बाई t स्क्वायर। नाउ यूजिंग केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर थर्ड लॉ का हम यूज करेंगे लॉ ऑफ पीरियड का। उसके अकॉर्डिंग क्या था, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा के आर क्यूब। तो जो टी स्क्वायर की वैल्यू है हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 4 पाई स्क्वायर एम आर, टी की जगह हमने पुट किया के आर क्यूब। यहाँ पे एक आर से यहाँ पे कैंसिल हो गया, कितना बच गया आर स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाई के आर स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट और के भी कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू को हमने एक नया नाम दे दिया जी। एफ इज इक्वल टू जी, जो कि हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये हो गया एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब ये तो हो गया फोर्स का फॉर्मूला। अब देखो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ सन के। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक तो ये पर्सन है जो थोड़ा सा मोटा सा है। अगर मोटा इंसान होगा मीन्स जिसकी अच्छी सी बॉडी होगी, हेल्दी बॉडी होगी, तो वो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचेगा तो ज्यादा फोर्स से खींचेगा। मान ली इसका फोर्स है F1 और एक ये पर्सन है जो बिल्कुल कम हेल्दी है, जिसका मास कम है। अगर मास कम है, इसने उस बॉडी को अपनी तरफ खींचा, फोर्स F2। अब जो ये पर्सन होगा जिसकी अच्छी बॉडी होगी, जिसका मास ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, मास ज्यादा का मीनिंग ये नहीं है कि वो मोटा बहुत ज्यादा है, मीन्स उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो इस टाइम पे जो फोर्स F1 होगा वो ग्रेटर देन होगा फोर्स F2 के। तो हम ये बोलेंगे कि जो ये हेल्दी पर्सन है जिसका मास ज्यादा है वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, और वही यहाँ पर एक बिल्कुल पतला सा बोल दो या फिर एक छोटा सा बच्चा होगा वो फोर्स कम लगा पाएगा एक बड़े पर्सन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे F1 ग्रेटर देन हो गया F2 से। बट कंक्लूजन क्या निकला इस एग्जांपल का, कि अगर कोई भी बॉडी जो फोर्स लगा रही है, जैसे हमने यहाँ पर माना सन है, ये जो ये बॉडी जो सन है वो फोर्स लगा रहा है, अगर इसका खुद का मास ज्यादा है तो ये फोर्स भी ज्यादा लगाएगा, और अगर इसका खुद का मास कम है, ये कोई छोटा बेबी है, मीन्स इसका अगर खुद का ही मास कम हो गया तो इसका फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो ये फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ सन के। तो इसलिए यहाँ पर हम m से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, और हमने किसका यूज किया है इसमें, केपलर्स लॉ का यूज किया है। तो केपलर लॉ का यूज करके हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है दे फॉर्म एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। मीन्स अगर हम ये मान लेते हैं मास m1 और ये हो गया मास m2, तो जो m1 मास है वो m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया फोर्स ऑन मास m2 बाई मास m1 और ऊपर वेक्टर का सिंबल। ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा कि जो m2 मास है वो भी क्या करेगा, m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब m2 m1 पर फोर्स लगाएगा तो फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2। तो यहाँ पे ये क्या बना रही है, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। अगर m1 m2 को अपनी तरफ खींच रहा है तो m2 m1 को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स होते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है सेंटर टू सेंटर। जैसे ये हमने लिया कि सन है और इसके अराउंड में रिवॉल्व कर रही है अर्थ, तो ये जो फोर्स लगेगा सन के सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर तक लगेगा। तो कहां से कहां तक होगा, सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक लगेगा, वो हो गया सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उनके बीच का इंटरवेनिंग मीडियम क्या, इन दोनों के बीच में सन के
और अर्थ के बीच में कौन सा मीडियम है, एयर है, वैक्यूम है, या फिर कोई और गैस प्रेजेंट है, या कुछ और मीडियम प्रेजेंट है, इस पॉइंट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। ये इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता कि उन दोनों के बीच में कोई और बॉडी प्रेजेंट है। जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले कौन सा प्लेनेट आएगा, मरकरी। तो अगर यहाँ पे कोई और प्लेनेट आ जाता सन और अर्थ के बीच में, इसका मतलब ये नहीं है कि सन और अर्थ के बीच का फोर्स कम हो गया, इन दोनों का फोर्स उतना ही रहेगा जितना अगर यहाँ पे कोई प्लेनेट ना हो तब होगा। तो ये होता है कि डज नॉट प्रेजेंस अपॉन द अदर बॉडी, कि दो बॉडीज के बीच में अगर कोई तीसरी बॉडी आ जाती है तो इन दो बॉडीज के बीच का फोर्स मायने, इस दो बॉडीज के बीच के फोर्स पर इस तीसरी बॉडी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। लॉन्ग रेंज फोर्सेस, लॉन्ग रेंज का मतलब ये काफी लंबी डिस्टेंस तक एक्ट करते हैं। अब सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस है। तो इतनी लार्ज डिस्टेंस पर भी जब ये एक्ट कर रही हैं तो ये क्या हो गए, लॉन्ग रेंज फोर्स। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। प्लेनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जितने भी प्लेनेट होते हैं वो सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सेकेंड है टाइड्स फॉर्म्ड इन द ओशन। जो ओशन के अंदर टाइड्स आती हैं वो भी किस वजह से होती है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस के बीच में होगा, मून एंड ओशन के बीच में। थर्ड है एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो भी किस वजह से होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पे जो टाइड्स आती है वो मून और ओशियन के बीच में आती है, मून और ओशियन के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है। तो सन और ओशियन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वजह से क्यों नहीं आती, क्योंकि जो टाइड्स की फॉर्मेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, डिस्टेंस की पावर होती है कुछ, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि टाइड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ही टाइड्स कम होगी यहाँ